हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको एल्कोहल के डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल के बारे में बता चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखेंगे ये क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। ये एसिडिक नेचर के क्यों होते हैं, देखिए ये हो गया आपका एल्कोहल। एल्कोहल का जनरल फार्मूला आपको पता ही होगा, ROH होता है, जहाँ पे R क्या है, कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है R। और यहाँ पे देखिए जो H है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, जिसकी वजह से इस बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, ऑक्सीजन के साइड पे होते हैं। तो ऑक्सीजन के साइड पे जब होंगे इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, तो इस पे क्या जनरेट होता है, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे निगेटिव चार्ज जनरेट होता है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो H+ निकलता है। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ये एसिडिक नेचर का होता है। हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम which attract the pair of electron of OH bond, hence there is tendency for the loss of hydrogen as प्रोटॉन के रूप में हाइड्रोजन का लॉस करता है। इसी वजह से इसको हम क्या कहेंगे, एसिडिक नेचर का कहेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसकी वजह से रिएक्शन क्या क्या होता है। तो यहाँ पे एल्कोहल का रिएक्शन अगर हम सोडियम से करवाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, O और H के बीच का जो बॉन्ड है। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज जनरेट होगा, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो यहाँ से क्या होगा, Na अटैच हो जाएगा O के साथ, तो क्या बन जाएगा आपका RO - Na+। और यहाँ पे H है, अब इसको गैस के रूप में बदलना है तो 1/2 रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, और H2 आप कर देंगे। तो ये आपका हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलता है। अब ये वाला रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे देखिए एल्कोहल है, एल्कोहल का रिएक्शन NaH से करवाएंगे तो इस पे क्या होता है, ये जब बॉन्ड ये वाला ब्रेक होगा, इस पे पॉजिटिव जनरेट होगा, इस पे निगेटिव जनरेट होगा। और यहाँ से जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे निगेटिव और इस पे पॉजिटिव, तो डिफरेंट वाले चार्ज एक दूसरे से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे जो निगेटिव है ऑक्सीजन पे, तो ये पॉजिटिव के साथ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा RO - Na+, और यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, तो ये हो जाएगा H2। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये वाला रिएक्शन। अगर इसको ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक होगा तो इस पे पॉजिटिव और इस पे निगेटिव, यहाँ पे तो पता है इस पे निगेटिव इस पे पॉजिटिव, तो क्या होगा, ये वाला निगेटिव है तो इससे जाएगा Na के साथ, और ये वाला पॉजिटिव है तो NH2 के साथ जाएगा, तो क्या बनेगा, NH3 बन जाएगा और ये वाला कंपाउंड बनेगा। आई होप एसिडिक नेचर की वजह से जो रिएक्शन होते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं एस्टरिफिकेशन क्या होता है। एल्कोहल जब रिएक्शन करता है एसिड से कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ऐसे कैटलिस्ट होने चाहिए जो H+ देते हों, जैसे कि कंसनट्रेटेड H2SO4। फिर से सुन लीजिए, एल्कोहल जब रिएक्शन करता है एसिड से, किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और कैटलिस्ट ऐसा होना चाहिए जो H+ देता हो, जैसे कि कंसनट्रेटेड H2SO4। तो क्या बनता है, एस्टर फॉर्म होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन कहते हैं। एल्कोहल एसिड से रिएक्शन करता है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, जैसे कि कंसनट्रेटेड H2SO4, तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। इसी को हम क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन कहते हैं। रिएक्शन देखिए, यहाँ पे एसिड है, एसिड, और यहाँ पे R का मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, जैसे CH3 CH2 CH3, कोई भी एल्किल ग्रुप, CH3 हो गया आपका, CH3 CH2 हो गया, CH3 CH2 CH2 हो गया, कोई भी एल्किल ग्रुप R की जगह पे अटैच हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, R है और COOH है, COOH है, ये क्या हो गया आपका एसिड का फार्मूला हो गया। अब इसका रिएक्शन आप किससे करवा रहे हैं, एल्कोहल से करवा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, एसिड के प्रेजेंस में, एसिड जो है वो कैटलिस्ट है, यहाँ पे ऐसा एसिड है जो H+ दे रहा है, जैसे कि कंसनट्रेटेड H2SO4 है, वो H+ देता है, तो यहाँ पे H+ आप लिख दीजिए, और यहाँ से क्या होगा, वाटर निकलेगा। देखिए ये आपको ध्यान में रखना है कि जो एसिड है
उससे क्या निकलता है, OH निकलता है, और जो एल्कोहल है उससे क्या निकलता है, H निकलता है। जो एसिड है उससे क्या निकलेगा, OH निकलेगा, और जो एल्कोहल है उससे H निकलेगा। तो यहाँ से जब आप वाटर निकालेंगे तो क्या फॉर्म होगा, R बनेगा, और R से कार्बन अटैच है और डबल बॉन्ड O हो गया, और इससे क्या अटैच होगा, आप कार्बन से अटैच होगा यहाँ से O फिर R, तो आपका क्या बन रहा है, एस्टर बन रहा है, एस्टर बन रहा है, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, एस्टरीफिकेशन कह रहे हैं। तो देख लेते हैं, एल्कोहल रिएक्ट विथ एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट concentrated H2SO4 to form ester. This reaction is known as esterification. अब रिएक्शन आप आगे देख लेते हैं, एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। ये रिएक्शन देखिए, यहाँ पे क्या है, एल्कोहल है। एल्कोहल का रिएक्शन हम एसिड के साथ करवा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमने पहले आपको बताया था कि जो एल्कोहल होगा उससे क्या निकलेगा, H निकलेगा, और जो एसिड होगा उससे क्या निकलेगा, OH निकलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यही आपको क्या कर देना है, अटैच कर देना है जो जो ग्रुप आपको दिख रहा है। यहाँ पे क्या हो गया आपका CH3CH2O, CH3CH2 यहाँ पे O रहेगा, यहाँ पे O रहेगा, और फिर क्या अटैच होगा, C डबल बॉन्ड O अटैच हो गया आपका, यहाँ पे O नहीं रहेगा, CH3 रहेगा, यहाँ से OH निकल रहा है ना, तो आपको क्या मिलेगा, CH3CH2O, यहाँ पे O हो जाएगा, और फिर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, और क्या हो जाएगा, CH3, ये हो जाएगा आपका एस्टर, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ये रिएक्शन आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल, वो क्या होता है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, बहुत लोग बोलते हैं ना डिहाइड्रेशन हो गया है, मतलब क्या होता है, वाटर की कमी हो गई है, तो उसी को क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। तो इसका मतलब क्या होगा, डिहाइड्रेशन का एलिमिनेशन ऑफ वाटर, वाटर का निकलना ही क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। रिएक्शन देख लेते हैं, यहाँ पे एल्कोहल का रिएक्शन हम कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में करवाते हैं, तो क्या होता है, यहाँ से OH निकलेगा, इस वाले कार्बन से क्या निकलेगा, OH निकलेगा, और इस वाले कार्बन से क्या निकलेगा, H निकलेगा, इस वाले कार्बन से OH निकलेगा, और इस वाले कार्बन से H निकलेगा, तो क्या फॉर्म होगा, एल्कीन फॉर्म होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 आपका फॉर्म हो जाएगा, यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला, और यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, और क्या बना आपका, एल्कीन बन गया। अब इसका मैकेनिज्म का बात कर लेते हैं, तो इसकी मैकेनिज्म जो होती है वो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है इवन मैकेनिज्म और एक होता है E2 मैकेनिज्म। हमने आपको पहले ही बता रखा है E2 रिएक्शन और इवन रिएक्शन के बारे में, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे भी हम आपको बता दे रहे हैं कि E2 रिएक्शन क्या होता है और इवन रिएक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे इवन मैकेनिज्म। इवन में आपको पता ही होगा, सबसे पहले क्या बनता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकेटायन क्या होता है, यहाँ पे इंटरमीडिएट होता है, और इसके बाद क्या होता है, स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, फिर जाके स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एल्कोहल ले रहे हैं, इसका फार्मूला क्या है, एल्कोहल का CH3CH, CH3CH से क्या अटैच है, OH अटैच है, और क्या है यहाँ पे CH3। अब इसको हम क्या करेंगे, CH2SO4 से हमको क्या मिलता है, H+ मिलता है। तो यहाँ पे जब हम H+ का रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ पे आपको समझा दे रहे हैं, H+ का रिएक्शन जब हम इससे करवाएंगे तो यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर क्या करेगा, H+ पे अटैक कर देगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, OH हो जाएगा। तो ये क्या है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो ये क्या होगा, निकलेगा, और इस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इस पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। फिर से सुन लीजिए, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करवाते हैं ना, तो इससे हमको क्या मिल रहा है, H+ मिल रहा है। H+ जब मिल रहा है तो H+ यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो H+ पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा, अटैक करेगा, तो यहाँ से H+ अटैच हो जाएगा,
और यहाँ पे प्लस चार्ज जनरेट हो गया और OH2 हो जाएगा। ये अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, तो ये यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा। जब निकलेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया तो हमको क्या करना है, H+ निकालेंगे। H+ निकालेंगे तो H+ हम कहाँ कहाँ से निकाल सकते हैं ये आपको देखना है। एक देखिए, ये जो कार्बन है इसके एडजेसेंट कार्बन से ही हम H+ निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इस वाले से निकाल दें, इस वाले से निकाल दें। हमको क्या करना है, ये कार्बन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाले से ही निकालना है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं एक, और एक यहाँ से निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से निकालते हैं। जब यहाँ से निकालेंगे तो क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड, यहाँ पे H है, CH और क्या बन जाएगा, CH3 और यहाँ पे CH2। जब यहाँ से हम H निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। अब फिर से हम यहाँ से H निकाल के देख लेते हैं। जब यहाँ से H निकालेंगे तो वही सब यहाँ पे अटैच कर दीजिए, बस यहाँ से H निकाल के डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा और सेम आपका कंपाउंड हो जाएगा। यहाँ पे CH2 रहेगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ये जो कंपाउंड बना है उसमें से स्टेबल कौन सा है। स्टेबल कंपाउंड देखने के लिए हम क्या देखते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन देखते हैं। जहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर जो होता है वो ज़्यादा बनेगा, इसी वजह से वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, डबल बॉन्ड के बाद कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे क्या हो गए, 3 हो गए। तो यहाँ पे 9 है अल्फ़ा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखेंगे डबल बॉन्ड के बाद केवल एक अल्फ़ा हाइड्रोजन है। डबल बॉन्ड यहाँ पे जनरेट है, यहाँ पे केवल एक अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो स्टेबल कौन सा है, ये वाला स्टेबल है। जो स्टेबल रहता है उसको हम क्या कहते हैं, मेजर प्रोडक्ट कहते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, सिटजेफ प्रोडक्ट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, सिटजेफ। और यहाँ पे देखिए जो माइनर होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाफ मैन। अब देखिए, अगर आपको रिएक्शन दिया हुआ है और रिएक्शन जब दिया हुआ होता है तो हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे E1 रिएक्शन होगा या E2 रिएक्शन होगा। रिएजेंट को देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कौन सा रिएजेंट है। जो रिएजेंट, ये अगर रिएजेंट है, देखिए यहाँ पे H+ हीट दिया है, या फिर कंसनट्रेटेड H2SO4 दिया है, या फिर कंसनट्रेटेड H3PO4 दिया है, तो वहाँ पर E1 रिएक्शन होगा। अगर ये सब रिएजेंट वहाँ पे प्रेजेंट हैं तो E1 रिएक्शन होगा। अब आगे देख लेते हैं E2 मैकेनिज़्म। E2 मैकेनिज़्म में हमने आपको पहले ही बता रखा है कि E2 में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। E2 में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो हम रिएजेंट यहाँ पे देखिए POCl3 लिए हैं, POCl3 लिए हैं। तो क्या हो गया, सबसे पहले आप रिएजेंट देखेंगे कि रिएजेंट कौन सा है। E2 रिएक्शन के लिए रिएजेंट क्या होगा, पहला तो हो गया POCl3 हो गया, दूसरा आपका हो जाएगा P2O5, और क्या होता है Al2O3 होता है। ये अगर रिएजेंट आपको दिया है तो यहाँ पे क्या होगा, E2 मैकेनिज़्म के द्वारा रिएक्शन होगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा, डायरेक्ट क्या बनाएंगे हम, स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे, स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से OH निकाल देंगे, यहाँ से OH निकाल देंगे, और क्या करेंगे, ये अल्फ़ा हो जाएगा आपका, ये बीटा है, और ये भी क्या है, बीटा है। यहाँ से OH निकालेंगे और दोनों बीटा वाले पोजीशन से हाइड्रोजन निकालेंगे। पहले एक से निकाल के देखते हैं कौन सा कंपाउंड बनेगा, फिर दूसरे वाले से निकाल के देखेंगे कौन सा कंपाउंड बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ से निकाल के देख लेते हैं। यहाँ से OH निकला और यहाँ से H निकला, तो क्या बना आपका, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। देखिए यहाँ से जब H निकला और यहाँ से OH निकला तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ से OH और यहाँ से H निकला तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ पे CH3 अटैच है तो CH3 वैसे लिखेंगे, और यहाँ से CH3 अटैच है। यहाँ से हो गया, निकाल के देख लिए क्या बना। अब यहाँ से निकाल के देख लीजिए, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा।
जब यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, तो आपका ये फॉर्म होगा। अब देख लेते हैं मेजर कौन सा है। तो जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है तो ये मेजर होगा और इसी को हम क्या कहेंगे, सेटजेफ कहेंगे। और यहाँ पे माइनर है तो इसको। अब यहाँ पे देख लेते हैं डार्जिन रिएक्शन। यहाँ पे अल्कोहल मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्शन करता है थायोनिल क्लोराइड के साथ। थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला होता है SOCl2। ये क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला होता है। तो हमको क्या फॉर्म होगा, एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देख लेते हैं अल्कोहल अगर हम मान लीजिए रिएक्ट कर रहा है थायोनिल क्लोराइड के साथ, यहाँ पे अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ से एक क्लोरीन जो है यहाँ से OH जब निकलेगा इसके साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया और क्लोरीन जो है इसके साथ अटैच हो गया, R के साथ अटैच हो गया और बाई प्रोडक्ट के रूप में SO2 निकलेगा और HCl निकलेगा। ये आपको याद करना है कि बाई प्रोडक्ट इम्पॉर्टेंट है, बाई प्रोडक्ट क्या निकल रहा है। तो यहाँ पे जो एक O है वो SO2 के साथ चला जाएगा और जो H बच रहा है और यहाँ से Cl एक बच रहा है वो क्या बनाएगा, HCl बना लेगा। और यहाँ पे एक रिएक्शन और करके देख लीजिए, यहाँ पे CH3OH ले रहे हैं और इसका रिएक्शन इसी से SOCl2 के साथ करवा रहे हैं तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, Cl इसके साथ अटैच हो जाएगा और क्या बन जाएगा आपका S जो है, SO जो है यहाँ से एक O और ले लेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, SO2 बन जाएगा और HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। When alcohol molecule are react with thionyl chloride then अब देख लेते हैं कि अल्कोहल अगर रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो अल्कोहल अगर हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, करस्पॉन्डिंग एल्किल हैलाइड बनते हैं, करस्पॉन्डिंग एल्किल हैलाइड बनते हैं। अब इसका हाइड्रोजन हैलाइड्स जो होते हैं उनके रिएक्टिव आर्डर देख लेते हैं कि इनका आर्डर कैसे होता है। जो HI होता है उसका आर्डर जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, फिर HBr होता है, फिर जाके HCl होता है। HCl जो है वो कम रिएक्टिव होता है, इसीलिए इसका रिएक्शन हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ही करवा सकते हैं। और कैटलिस्ट क्या होगा, एनहाइड्रस AlCl3 या फिर ZnCl2 हो सकता है। फिर से सुन लीजिए, जो HCl होता है वो कम रिएक्टिव होता है। अभी हम आपको रिएक्टिव आर्डर दिखा चुके हैं तो सबसे कम किसका था, HCl का था। इसी वजह से इसका रिएक्शन हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ही करवा सकते हैं। और कैटलिस्ट क्या होगा, एनहाइड्रस AlCl3 और ZnCl2 होगा। और जो HI HBr है इसके लिए किसी भी कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं ROH HI। यहाँ पे देखिए कैटलिस्ट का कोई भी यूज़ नहीं है क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और I जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा RI और क्या निकला, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल गया। अब अगर हम HCl का करवा रहे हैं तो HCl का करवाने के लिए हमको क्या चाहिए, कैटलिस्ट चाहिए। या तो आप ये वाला कैटलिस्ट ले सकते हैं या फिर ये वाला कैटलिस्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला कैटलिस्ट हम लिए हैं, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, RCl बन गया और H2O बाहर निकल गया। एल्कोहल रिएक्ट विथ HX टू फॉर्म द करस्पॉन्डिंग एल्किल हैलाइड। The order of reactivity of RX HI greater than HBr greater than HCl. Hence HCl reacts only in the presence of a catalyst anhydrous AlCl3 or ZnCl2. No catalyst is required in the case of HI and HBr. रिएक्शन आपको समझा चुके हैं। अब देखेंगे लूकास रिएजेंट से रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहल का, तब क्या फॉर्म होगा। सबसे पहले देखते हैं लूकास रिएजेंट होता क्या है। ये होता है कंसनट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। ये आपको याद रहना चाहिए कि लूकास रिएजेंट का फार्मूला क्या होता है। लूकास रिएजेंट होता है कंसनट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2। अब इसका रिएक्शन हम क्या अल्कोहल से करवा रहे हैं, ये क्या है, कैटलिस्ट के रूप में कार्य करेगा। ये कैटलिस्ट के रूप में कार्य करेगा। तो
तो यहाँ पे देखिए इसका रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, एल्कोहल से करवा रहे हैं। कंसनट्रेटेड HCl का रिएक्शन करवा रहे हैं किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2। तो क्या हो रहा है, यहाँ से OH जो है वो निकलेगा और Cl इससे अटैच हो जाएगा OH, और यहाँ से H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका लूकास रिएजेंट के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। तो हम यहाँ तक केमिकल प्रॉपर्टी आपका फिनिश हो गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।